अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं शाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं आज फिर सिमल शेख। आज हम फिर दोबारा से आपको हाजिरी दिए एक नई वीडियो के साथ और बड़ी इंटरेस्टेड वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपको। और इससे पहले भी जो हमने वीडियो दिखाई थी तो उसमें भी ये था ना कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो गए, तो इस वीडियो में भी ये है कि टॉप 10 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। इंडिया के 10 ऐसे प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बारे में हम रिएक्ट करेंगे। और आइए नाज़रीन, चलते हैं वीडियो की जानिब। जी जनाब, चलते हैं वीडियो की जानिब। टॉप 10 कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट इन इंडिया मोदी गवर्नमेंट पार्ट 4। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हमारे देश में हाल में ही कंप्लीट हुए टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स की सीरीज का यह पार्ट 4 है। इसके पहले पिछले 3 पार्ट्स में हमारे देश में बन चुके 20 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ऑलरेडी जानकारी दी जा चुकी है। अगर आपने उन तीनों पार्ट्स को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इस वीडियो के बाद उनको भी ज़रूर देखें। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के पार्ट 4 को अब शुरू करते हैं। नंबर 10 पर बात करते हैं थिरुवनंतपुरम बाईपास के बारे में, जिसका निर्माण केरला राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 पर किया गया है और यह थिरुवनंतपुरम शहर को बाईपास करेगा। इस बाईपास का निर्माण कड़ाकुट्टम से मुकुल्ला के बीच किया गया है और इसकी लंबाई लगभग 26.5 किलोमीटर है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 66 हमारे देश का एक महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे है जो कि मुंबई से कन्याकुमारी तक जाती है और इस हाईवे पर ट्रैफिक भी काफी ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे नंबर 66 केरला की लाइफलाइन है। अतः इस बाईपास के निर्माण के बाद थिरुवनंतपुरम शहर में लगने वाले ट्रैफिक जैम से लोगों को छुटकारा मिला है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा सितंबर 2015 में की गई थी और अक्टूबर 2020 में इसका उद्घाटन मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा किया गया। इसके निर्माण में लगभग 1121 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। KNR कंस्ट्रक्शंस द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नंबर 9 पर बात करते हैं हसनगढ़ झज्जर हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण हरियाणा राज्य में किया गया है। इसको रोहना हसनगढ़ टू झज्जर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 334B पर किया गया है। हसनगढ़ से झज्जर के बीच निर्मित 4 लेन हाईवे की लंबाई लगभग 35.45 किलोमीटर है। इस हाईवे के निर्माण के बाद झज्जर से सोनीपत और पानीपत जाना काफी आसान हो गया है। इस परियोजना का निर्माण कार्य मई 2018 में शुरू किया गया था और जुलाई 2020 में यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 718 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और इसका निर्माण गावर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। नंबर 8 पर बात करते हैं रूपसी एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। रूपसी एयरपोर्ट एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है जिसका निर्माण कोकराझार जिले में किया गया है और यह धुबरी टाउन से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस पूरे हवाई अड्डे का परिसर लगभग 447 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट की सी लेवल से एलिवेशन 40 मीटर है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया गया है जिसकी लंबाई लगभग 1829 मीटर है। रूपसी एयरपोर्ट का सामरिक तौर पे भी काफी महत्व है क्योंकि यह बांग्लादेश, भूटान और चाइना बॉर्डर के पास स्थित है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ साथ भूटान में भी इस एयरपोर्ट के कारण कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। वर्तमान में बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि सिलीगुड़ी के पास स्थित है, अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। अतः रूपसी एयरपोर्ट के कारण बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी पैसेंजर लोड कम होगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है जो कि 3500 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उड़ान स्कीम के अंतर्गत इस एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग को 200 पैसेंजर्स प्रति घंटे हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका निर्माण कार्य फरवरी 2019 में शुरू किया गया और मई 2021 में यह हवाई अड्डा पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 69 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 7 पर बात करते हैं होजाई लामडिंग रेलवे लाइन परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण असम राज्य में किया गया है। यह एक ब्रॉड गेज डबल लाइन रेलवे ट्रैक है जिसका निर्माण असम के होजाई और लामडिंग के बीच किया गया है वाया लंका लमसाखांग और इस रेलवे लाइन की कुल लंबाई लगभग 44.92 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन के बनने के पहले लामडिंग से होजाई के बीच की दूरी को लगभग 3 घंटे में पूरा किया जाता था, लेकिन अब लगभग 1 घंटे में इस दूरी को पूरा किया जाता है।
इसके साथ ही गुवाहाटी से दीमापुर, सिलचर और अगरतला के बीच की दूरी और कम हो गई है। इस रेलवे लाइन खंड के अंतर्गत 7 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा वर्ष 2012-13 में की गई थी और इसके निर्माण कार्य की शुरुआत सितंबर 2016 में की गई। जुलाई 2019 में यह परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया। फिलहाल इस रेलवे सेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड नहीं किया गया है। होजाई लामडिंग रेलवे लाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 398.93 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन में किया गया है। नंबर 6 पर बात करते हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात राज्य में किया गया है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन को स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया गया है। यह परियोजना नरेंद्र मोदी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। यह रेलवे स्टेशन वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है और इसका एलिवेशन 75.88 मीटर है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन का पूरा परिसर लगभग 34 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। इस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत 3 मुख्य टावर्स का निर्माण किया गया है, जिसके अंतर्गत 5 स्टार वर्ल्ड क्लास होटल का भी निर्माण किया गया है। इस होटल की ऊंचाई जमीन से लगभग 65 मीटर है और इसमें लगभग 318 कमरे बनाए गए हैं। स्टेशन के अंतर्गत बनने वाला तीनों टावर क्रमशः 6 मंजिला, 8 मंजिला और 10 मंजिला ऊंचा बिल्डिंग है। अगर अन्य सुविधाओं की बात की जाए तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन में 3 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर्स को इंस्टॉल किया गया है। वर्तमान में कुल 3 प्लेटफॉर्म्स का निर्माण किया गया है। स्टेशन परिसर के अंतर्गत दुकानें, फूड स्टॉल, बुक स्टॉल, टॉयलेट ब्लॉक्स, वाईफाई इत्यादि की सुविधा प्रदान की गई है। 600 से ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट की भी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की बात की जाए तो 100 4 व्हीलर्स, 200 2 व्हीलर्स और 100 3 व्हीलर्स व्हीकल्स के पार्किंग की व्यवस्था की गई है। गांधीनगर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट परियोजना की शुरुआत जनवरी 2017 में की गई और वर्तमान में यह परियोजना लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और कभी भी इसका उद्घाटन किया जा सकता है। इस परियोजना के निर्माण में लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह परियोजना गांधीनगर रेलवे एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन आता है। नंबर 5 पे बात करते हैं विजयवाड़ा मछलीपट्टनम हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 65 पर किया गया है। यह हाईवे विजयवाड़ा से शुरू होकर कांकीपड़ू, वुयूरू, पमारू होते हुए मछलीपट्टनम तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 64.611 किलोमीटर है। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में ग्रीनफील्ड पोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर को जारी किया जा चुका है और निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। अतः यह हाईवे विजयवाड़ा और प्रपोज्ड मछलीपट्टनम पोर्ट के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। विजयवाड़ा से मछलीपट्टनम के बीच की दूरी को लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। मछलीपट्टनम पोर्ट के बन जाने के बाद इस हाईवे के आसपास इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज काफी तेजी से ग्रो कर पाएगी, जिससे कि आंध्र प्रदेश का आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो पाएगा। इस हाईवे का निर्माण कार्य नवंबर 2016 में शुरू किया गया। नवंबर 2019 में यह हाईवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसके निर्माण में लगभग 1470 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। नंबर 4 पे बात करते हैं अंडर सी ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और चेन्नई के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क तैयार किया गया है। इसके साथ ही पूरे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया गया है। चेन्नई से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी छोर से लेकर दक्षिणी छोर तक बिछाए गए ऑप्टिकल फाइबर केबल की कुल लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। इस प्रकार इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर केबल परियोजना की लंबाई लगभग 2300 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बेहतर ब्रॉडबैंड, मोबाइल और लैंडलाइन टेलीकॉम सर्विसेज स्थापित हो पाएगी। यह परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड इत्यादि को इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर से जोड़ता है। इसके साथ ही रेस्ट ऑफ इंडिया से भी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की डिजिटल कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो जाएगी।
अगर डेटा स्पीड की बात करें तो इस ऑप्टिकल फाइबर केबल के इंस्टॉलेशन से 400 गीगाबाइट्स पर सेकंड की रफ्तार से डेटा ट्रांसफर हो पाएगा, अतः इंटरनेट सेवा और भी बेहतर हो जाएगी। स्ट्रैटेजिकली भी यह प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस परियोजना के निर्माण की शुरुआत दिसंबर 2018 में की गई थी और अगस्त 2020 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 1224 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण भारत संचार निगम लिमिटेड अर्थात BSNL द्वारा किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान में 1143 किलोमीटर लंबा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से कोलकाता के बीच ऑप्टिकल फाइबर केबल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नंबर 3 पर बात करते हैं कटप्पा कर्नूल हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 40 पर किया गया है और यह कटप्पा से शुरू होकर मैदुकुर, अलागड्डा, नंदियाला होते हुए कर्नूल तक जाती है। इस हाईवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 188.75 किलोमीटर है। आपको बता दें कि कटप्पा और कर्नूल आंध्र प्रदेश के 2 प्रमुख शहर हैं, अतः इस हाईवे के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है। पहले जहां कटप्पा से कर्नूल के बीच सफर तय करने में लगभग 6 घंटे का समय लगता था, अब लगभग 3 घंटे में इस सफर को पूरा किया जाता है। अतः यह हाईवे आंध्र प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह आंध्र प्रदेश का नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। इस हाईवे के इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलेगा। वैसे तो इस परियोजना के निर्माण के लिए वर्ष 2009 में मंजूरी मिली थी और नवंबर 2010 में इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। 2013 तक इस परियोजना को पूरा करना था, लेकिन फंड्स की कमी के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य को रोक दिया गया। अतः जनवरी 2016 में इस परियोजना को नरेंद्र मोदी द्वारा फिर से लॉन्च किया गया और जुलाई 2019 में यह परियोजना पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण में लगभग 2075 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका निर्माण रायलसीमा एक्सप्रेसवे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया है। नंबर 2 पे बात करते हैं कोलेम कुंदापुर हाईवे के बारे में, जिसका निर्माण गोवा और कर्नाटका राज्यों में किया गया है। यह एक 4 लेन हाईवे परियोजना है जिसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 पर किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे नंबर 66 मुंबई से कन्याकुमारी तक जाती है और फिलहाल इस पूरे हाईवे को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है। वर्तमान में इस हाईवे के बहुत से खंड को 4 लेन में कन्वर्ट किया जा चुका है, जिसमें कर्नाटका गोवा बॉर्डर से कुंदापुर तक का खंड भी शामिल है। यह हाईवे गोवा के पोलेम गांव से शुरू होकर कारवार, कुमता, मुर्देश्वर होते हुए कर्नाटका राज्य के कुंदापुर तक जाती है और इसकी लंबाई लगभग 189.6 किलोमीटर है। इस 4 लेन हाईवे के निर्माण से कर्नाटका और गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी बेहतर हो गई है, जिसके कारण पर्यटन के क्षेत्र को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस हाईवे का निर्माण वेस्टर्न घाट्स में किया गया है, अतः पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इस परियोजना को सफलतापूर्वक बनाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। इस हाईवे के निर्माण के बाद उडुपी से गोवा के बीच का ट्रेवल ड्यूरेशन काफी कम हो गया है। पहले जिस सफर को पूरा करने में लगभग 8 घंटों का समय लगता था, अब उसको मात्र 4 घंटे में पूरा किया जाता है। इस हाईवे परियोजना के निर्माण कार्य की शुरुआत मार्च 2013 में की गई और यह दिसंबर 2020 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इस हाईवे को गोवा कर्नाटका बॉर्डर टू कुंदापुर हाईवे के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण में लगभग 3447 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस परियोजना को IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। नंबर 1 पे बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसका निर्माण दिल्ली NCR में किया गया है। यह एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसका निर्माण दिल्ली और मेरठ के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हमारे देश का सबसे चौड़ा हाईवे है, जिसके अंतर्गत कुल 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को नेशनल एक्सप्रेसवे नंबर 3 के नाम से जाना जाता है। इस परियोजना का निर्माण 4 चरणों में किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 1 दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से शुरू होकर यूपी दिल्ली बॉर्डर तक है, अर्थात निजामुद्दीन ब्रिज से यूपी गेट तक, जिसकी लंबाई लगभग 8.72 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य की आधारशिला दिसंबर 2015 में रखी गई थी। पैकेज 1 के अंतर्गत 14 लेन्स का हाईवे बनाया गया है, जिसमें से 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे हैं। पैकेज 1 मई 2018 में बनकर तैयार हो गया।
वेल्सपून इंटरप्राइजेस द्वारा पैकेज 1 का निर्माण किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 यूपी गेट से दासना तक है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 19.28 किलोमीटर है। पैकेज 2 के अंतर्गत भी 14 लेन्स के हाईवे का निर्माण किया गया है, जिसमें से 6 लेन कंट्रोल एक्सेस हाईवे है। अर्थात पैकेज 1 और पैकेज 2 जो कि निजामुद्दीन ब्रिज से दासना तक है, 14 लेन्स का हाईवे होगा। पैकेज 2 अप्रैल 2021 में बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेस द्वारा किया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 दासना से हापुड़ तक है, जिसकी लंबाई लगभग 22.23 किलोमीटर है। पैकेज 3 के अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है। सितंबर 2019 में पैकेज 3 का निर्माण कार्य पूरा हुआ और इसको भी एप्को इंफ्राटेक लिमिटेड और चेतक इंटरप्राइजेस द्वारा बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 दासना से मेरठ के प्रतापपुर तक है, जिसकी लंबाई लगभग 32 किलोमीटर है। पैकेज 4 एक ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट है और इसके अंतर्गत 6 लेन का कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे बनाया गया है। पैकेज 4 पूरी तरह से अप्रैल 2021 में बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा किया गया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 82 किलोमीटर है। इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दिल्ली के निजामुद्दीन ब्रिज से मेरठ के प्रतापपुर के बीच की दूरी को लगभग 50 मिनट में तय किया जा सकता है। पहले इस दूरी को पूरा करने में लगभग 3 से 4 घंटों का समय लग जाता था। इसके साथ ही दिल्ली से हापुड़ के बीच की दूरी को भी लगभग 1 घंटे में पूरा किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 8,346 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो को क्लिक करके कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स का पार्ट 3 अवश्य देखें। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स के सभी पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। आज के एक्शन। जी जनाब, कैसी थी वीडियो? बहुत अच्छी थी और 10 मेगा प्रोजेक्ट्स उन्होंने जो कंप्लीट किए माशाल्लाह से, यानी कि जो दाद देते हैं उनको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आप देखें कि जो लिंक जोड़ने थे एक दूसरे शहर से, बिल्कुल वो जोड़ने के बाद जब रोड बन गए हाई और पुल बन गए, तो पुल बनने से ये हो गया कि उनकी टाइमिंग बच गई। अगर जो सफ़र 6 घंटे का था वो 3 घंटे का हो गया, और 2 घंटे का था तो 1 घंटे का हो गया। तो यानी कि कितनी, यानी कि आवाम को कितना फ़ायदा पहुंचाया कि उन लोगों का एक तो टाइम बचा, दूसरा सफ़र बचा, तीसरा पैसे का ज़ाया हुआ है। ऐसा अक्सर देखने में आया है कि एक बस जा रही है, थोड़े रूट चेंज होते हैं, तो एक जगह गई तो पता लगा थोड़े, फिर वहाँ से बस चेंज करनी है, फिर तीसरी बस में बैठना है। तो इससे बेहतर है कि एक ही रूट पे जो है गाड़ियाँ चलें। तो इससे ये फ़ायदा हुआ कि लोगों का टाइम बचा और प्रोजेक्ट सारे के सारे मुकम्मल हो गए। यानी कि जो थकेंगे भी नहीं लोग ट्रैवल करने में। बिल्कुल 10 ऐसे प्रोजेक्ट जल्दी से पहुंच जाएंगे। उसमें हम गांधीनगर का रेलवे स्टेशन भी था, तो वो हम देख चुके थे पहले भी। तो माशाल्लाह से जो है ना सारे के सारे जो कंप्लीट हो गए। इंडिया में काफ़ी सारा काम हो रहा है, हर जगह पर काम लिए जा रहे हैं। जो अपने अपने एरियाज़ में रहते हैं, जो जिस शहर में रह रहा है वो अपने हिस्से का काम बांट रहा है और इंडिया को जो है खूबसूरत से खूबसूरत बनाने में लगे हुए हैं। मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में भी कि जब देखते हैं कि एक बंदा काम कर रहा है तो दूसरे की जुस्तजू उससे ज़्यादा होती है कि मेरी भी तारीफ़ हो, मेरी भी तारीफ़ हो, मेरी भी तारीफ़ हो। तो सैलरियाँ तो इनको मिल ही रही हैं, सब काम हो ही रहे हैं। इदारे हैं, इदारों को के ऊपर जो है जो प्रिंसिपल हैं यानी कि मोदी साहब, वो आ गए तो उन्होंने जो है ना अपना जो रोल अदा करना था वो कर दिया। यानी कि उनको जो है स्ट्रिक्टली जो है ना कह दिया कि भाई मुझे इस टाइम तक ये काम चाहिए, तो उन्होंने करके दे दिया। अब अगर ये भी जो है नहीं करते तो कोई काम नहीं होता। तो इससे ये जाहिर होता है कि जो प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं, जिस किसी को भी काम दिया है, वो काम लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम किस तरह ले रहा है। पैसे दे रहे हैं, काम ले रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, काम ले रहे हैं। तो लिहाजा उसकी वजह से ये इंडिया के सारे प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट हो रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, आपको देखकर बड़ा यकीन करें हमें तो बड़ा खुशी हो रही है कि हाँ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो रहे हैं और चंद सालों में 3-3 सालों में। हमने तो अपनी आंखों से देखें कि 10-10 साल लग जाते हैं, प्रोजेक्ट मुकम्मल ही नहीं होते और पैसे ज़ाया हो चले जाते हैं। 4 रहने की जगह पे जो है ना 4 रुपये खर्च अलग होती है, लोगों को प्रॉब्लम्स अलग होती हैं। कई लोगों के तो घर टूट जाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट बनने के, क्योंकि करीब में आबादियाँ होती हैं वो तोड़ दी जाती हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, तो वो बेचारे अपने बेघर हो जाते हैं, लेकिन वो सहूलत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। और देखिए ना, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है वो कई सालों तक 10-10 सालों तक चल रहा होता है, तो कौन पिस रहा होता है? आवाम परेशान हो रही होती है, आवाम पिस रहा होता है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आपने देखा इतनी 10 मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। और तो आप ये देखें 10 मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए। इससे पहले भी मोदी जी की गवर्नमेंट थी, अब जो दोबारा आई तो मोदी जी की गवर्नमेंट है,
तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने पहले भी काम किया था और अपने अब भी आप को काम कर मनवा रहे लिया ना हैं, इन्होंने, मनवा लिया। तो बिल्कुल। लोग इनको सराहते हैं। हमारे जितने भी हमारे रिएक्शन है उसमें जो है मोदी जी को जो है सलूट पेश करते हैं लोग कि भाई इन्होंने जो काम किया वो किसी ने नहीं किया। इनकी गवर्नमेंट में आने के बाद जो है काम ज़्यादा से ज़्यादा हुए। बंदा कोई भी हो काम करेगा उसका नाम होगा। बिल्कुल जाहिर इन्होंने काम किया, इनका नाम है। हम भी अप्रिशिएट करते हैं इस बात पर कि भाई जिन्होंने काम किया उन लोगों को मुबारकबाद हो, और जिन लोगों के लिए काम हो उन्हें भी मुबारकबाद हो। और वो दोस्त जो जिन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी थी, हमने उनकी रिक्वेस्ट पर जब ये वीडियो देखी तो हमें भी खुशी हुई कि मज़ा आया वाकई काम बहुत हुआ। ज़्यादा। काम हुआ तो बिल्कुल। रोज़गार भी लोगों को मिला। जाहिर सी तो बस व्यूवर्स, हम फिर आज दोबारा से आपसे इजाज़त चाहेंगे। बिल्कुल। मुझे और सिमल को इजाज़त दें। चलते चलते अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, माँ बाप की खिदमत करें। मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।